अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पे। और आजकल मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्की मौशी सूरत हाल है और यकीनन होना भी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो यकीनन हम सब के सामने है और इसमें हमारे जो हुक्मरान तबका है उसकी बड़ी खुशकिस्मती है। वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मैं उन्हें समझता हूँ कि अभी तक बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की इस मुल्क में बसने वाले जो इन तमाम मामलात से बिल्कुल आगाह नहीं है। उनको बिल्कुल ख़बर नहीं कि क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है। तो इस हवाले से जो मौशी फ़ैसले किए जा रहे हैं, संगीन नताइज उसके बरामद होंगे और उसके असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जिस किस्म की पाबंदी लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम सब अब जो फ़ैसला किया जाएगा उसके पाबंद हैं, उस पर अमल हमें करना होगा और हम उसको किसी तौर पर भी किसी फ़ोरम के ऊपर नहीं चैलेंज कर सकते या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। जितनी भी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा मज़ीद किया जाएगा। मज़ीद जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, पेट्रोल की शक्ल में, बिजली की शक्ल में और दीगर मामलात में, उन सब में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। हाल ये है कि जितनी भी तकसीमकार कंपनियां हैं वो सब ये दरख्वास्त दे रही हैं नेपरा में कि मज़ीद बिजली की कीमत में इजाफ़ा किया जाए। और ये सब नतीजा है जो अभी कुछ अरसे पहले जैसे बात हो रही थी अपने प्रोग्राम्स में, जो IMF की तरफ से पैसे हमें मिले हैं, ये सब उसी की वजह से है और मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा। आसान करके आपको ये बात समझा दूँ। और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं मौशी मज़ीद अबतर होते चले जाएंगे। अब इंतज़ार इस बात का है कि आम इंतखाबात होंगे, नई हुकूमत आएगी, सिरे से कोई नया प्लान लेकर आएगी, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा और फिर कौन जानता है कि यहाँ पर जो आने वाली हुकूमत है 5 साल अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उससे पहले जो मौशी मामलात होंगे, जैसे पिछले दौर में हुआ, 3 साढ़े 3 साल तक इंतहाई मुश्किल हालात में रहे और उसके बाद जैसे ही महसूस हुआ कि अब मामलात संभलने वाले, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप अच्छे से जानते होंगे। बहरहाल अब आगे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। नई हुकूमत जो आगे अगर तश्कील कोई पा गई, अगर आम इंतखाबात हो गए, तो उसके लिए यकीनन ये किसी तौर पर आसान नहीं होगा। और फिर जो रिवायती जुमले हम अज़ल से सुनते आए हैं वो हम सुनते रहेंगे। ये मुश्किल वक्त है, आवाम को जो है वो कड़वी गोली खानी पड़ेगी और ना जाने कितने इस किस्म के बयानात जो हर दौर में दिए जाते रहे हैं, आगे भी वही दौर चलता रहेगा। बहरहाल अब इस सूरत हाल से बचा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, लेकिन क्या कुछ हो सकता है इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद होती हैं, वो इस हवाले से क्या राय रखती हैं, क्या कोई बेहतरी की उम्मीद अभी भी बाकी है, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जावेद इकबाल साहब, आज प्रोग्राम में पहली दफ़ा शिरकत कर रहे हैं तज्ज़ियाकार की हैसियत से, और एक वकील भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे दीगर मामलात पर जो है वो महारत रखते हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से और दीगर मामलात पर, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद इकबाल साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान हमारे चैनल के लिए और मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए प्रोग्राम्स में आप शिरकत करते हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौशी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलात पर। अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। अनवर भाई, बड़ी
नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और सूरत हाल के बारे में जो अभी जो कुछ कहा गया है उसके ऊपर तफसील से आज बात की जाएगी। ज़रा मौजूद मेहमान जावेद इकबाल साहब की तरफ आऊँगा, ज़रा उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करूँगा। हुज़ूर, आम इंतखाबात के हवाले से क्या कोई उम्मीद है कुछ? अभी जैसे हम बात कर रहे थे क्या प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्या कुछ नज़र आ रहा है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जोड़ तोड़ शब रोज़ हो रही है, मुख्तलिफ हलकों में मीटिंग्स हो रही हैं, दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, गली मोहल्लों में डिस्कशन हो रही है, सब जगह पे मामलात हो रहे हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पे यही चीज़ें देख रही है, इलेक्शंस के मामले, किसकी क्या लिमिटेशन है, मुख्तलिफ किस्म की शुनीद भी हमें पता चल रही है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल फ़िलहाल नज़र आ नहीं रही मेरे ज़ाती तजज़िये के मुताबिक, क्योंकि किसी बंदे को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या होने जा रहा है। अगर इलेक्शन होते भी हैं, इलेक्शन होने के बाद भी कोई ऐसी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत नहीं नज़र आ रही कि जो हमारे मुआशी मामलात बेहतर तरीके से चला सके, या इन मामलात के जो हमारे इस वक्त दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनको बेहतर तरीके से एक अच्छाई की तरफ लेके जा सके। ठीक है, ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बात रही इलेक्शन की, इलेक्शन हो भी जाएं और इलेक्शन अगर सही तरीके से ना हो पाए, या कोई ऐसी पार्टी जो है वो हुकूमत में नहीं आती कि जो इस पोजीशन में हो कि वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सके, या अपने एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे उनको किसी बुरे कार ला के उनकी सलाहियतों को काम ले सके, तो उसका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई मजबूत हुकूमत आती हुई नज़र नहीं आ रही, नहीं नज़र आ रही जिसके पास 2/3 अक्सरियत हो और वो जी हाँ, फैसले कर जैसे भी सके, आपने कानून फरमाया साज़ी कि करे। हम भुगतते आ रहे हैं, भुगतते इसी वजह से आ रहे हैं कि हमारी कोई भी हुकूमत मुस्तहकम हुई नहीं। जो मैंडेट लेके आता है वो भी, जो मैंडेट नहीं लेके आता अगर उसे बना दिया जाता है तो उसके पास मैंडेट भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिसके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है उसने क्या करना है? बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अनवर भाई, ये फरमाइएगा, एक मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करूंगा। एक अस्पताल में मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ। निजी अस्पताल में तो आपको पता है क्या मामलात होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक डॉक्टर साहब बड़े परेशान थे और उनके हाथ में एक एक्सरे था। वो एक दिमाग का एक्सरे नज़र आ रहा था, थोड़ी बहुत साइंस शायद हम समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको मैंने परेशान देखा। तो मैंने उनसे पूछा परेशानी की वजह बताइए, आप क्यों परेशान है कि एक्सरे को लेके? कहने लगे यार ये बड़ा सीरियस मसला है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो दांत के डॉक्टर हैं, ये दिमाग का एक्सरे लेकर आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने कहा देखें हमारे मुल्क में हर शख्स यही काम कर रहा है, अगर मैंने कर लिया तो कौन सा गुनाह है। तो यही अभी सूरत हाल का जैसे उन्होंने बताया है कि कोई इदारा जिसका काम है केसेस का फ़ैसला करना, वो आम इंतखाबात के हवाले से फ़िक्रमंद है। इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात करवाना, वो किसी और वजह से परेशान है। और बाकी की कहानी आपके सामने, मैं कहूँगा तो प्रोग्राम पे पाबंदी लग जाएगी। फरमाइएगा इसके आगे की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक सवाल पहले किया और फिर अभी दूसरा कर दिया। पहले सवाल ये था कि इलेक्शन आम इंतखाबात हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, तो उस पर मैं अर्ज़ करता चलूँ, आम इंतखाबात लाजमी होंगे। हाँ, लाजमी होंगे, ज़रूरी होंगे, और ये ज़रूरी हैं होने, और ये हो के रहेंगे। ये आप मत समझें कि आम इंतखाबात नहीं होंगे। जो लोग कहते हैं ना कि आम इंतखाबात नहीं होंगे, मैं आज लिख के देने को तैयार है, वो होंगे। टाइम फ्रेम कोई नहीं है, ये सही बात है, टाइम फ्रेम कोई भी नहीं है। मगर फिर अगली बात के टाइम फ्रेम भी है, वो ये है कि ये मामलात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हल हो जाएं तो इंतखाबात हो जाएंगे। उसमें 90 डेज़ या 60 डेज़ वाली बात नहीं होगी, उसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अगर आम इंतखाबात 90 डेज़ या 60 डेज़ वाली सिनेरियो बनता है और वो होते हैं, तो अगर हों तो फिर तो KP के और पंजाब के भी हो जाते, क्योंकि आइन का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका। आइन हमारा जो जिस दिन KP असम्बली के 90 डेज़ और पंजाब असम्बली के 90 डेज़ पूरे हो गए, उसके बाद से आइन जो है ना वो अपना एक वो जमूद में आ गया, वो अपनी जगह पे जम गया, फ्रीज़ हो गया। अब आइन जब दोबारा 1973 का आइन जब दोबारा उसकी कोई और जुबली मनाई जाएगी, उस जुबली में कोई हमारे और मुअज़्ज़ज़ जज साहब शिरकत करेंगे, तो फिर आइन शायद उस दिन दोबारा
रीन्यू कहें उसको या री इंडक्शन कहें उसकी या कुछ, तब वो होगा, रिस्टोर हो जाएगा। तो जब तक आइन सस्पेंडेड है, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है, जब तक आइन सस्पेंडेड है तो आप आइन के अंदर रहते हुए कोई बात नहीं कर सकते। आप जनरली गपशप लंगर गप जो होती है ना होटल पे बैठी हुई, वो वाली आपने करनी है। तो वो जो पॉइंट्स ये हैं कि जो अभी मौजूदा पिछले पार्टी हुकूमत में थी वो किस तरह से कमज़ोर हो। पहले आ गई आपकी कोई इंसाफ इंडिपेंडेंट, कौन सी जहांगीर तरीन पार्टी, चीनी वाली आ गई, चीनी वाली पार्टी, वो पार्टी को पता नहीं क्या हुआ, वो बैठ गई। अब डेढ़ शटांग वाली पार्टी आ गई। अब ये डेढ़ शटांग वाली पार्टी है, ये कब बैठेगी? फिर कोई और बड़ी पहलवान किस्म की पार्टी आएगी। तो इसको तोड़ना पहले उसको, फिर उसके बाद वोटर्स को तोड़ना, फिर उस नतीजे पे पहुंचेंगे जब ये पीडीएम वाले, तो फिर जाके इलेक्शन की तरफ बात होगी। तो परेशानी तो सबको है, परेशानी तो इस वक्त पीडीएम को भी है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन से इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। अच्छा। और सेकंड नंबर पर जो परेशानी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है। तो क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो नहीं होते हैं तो ये तो कहीं के नहीं रहे ना। तो ये नहीं कि इनकी भी हालत वही होगी जो अभी अपोजिशन या बगैर अपोजिशन पार्टियां हैं, तो इन दोनों पार्टियों की पोजीशन वो हो जाएगी। अभी जो इनके हाल अख्तियारात में कुछ है, तो वो फिर जब आम केयर टेकर के अख्तियार में होगा तो केयर टेकर कौन होंगे वो सबको पता है। तो वो केयर टेकर दोनों तरफ खेल सकते हैं और हर तरफ खेल सकते हैं। तो दूसरी बात आपने की थी कि अदारों का जो, जैसे आपने डॉक्टर साहब दांतों वाले की मिसाल दी थी, तो अब हालात ऐसे ही हैं कि जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं तो वो पता चलता है कि उनका वकील और उनका केस वो केसों पे लग रहे हैं, और डायरेक्ट, यानी कि ऐसा फ़ैसला भी एक हुआ है, एक पता नहीं कितने हुए मुझे नहीं पता, एक ऐसा फ़ैसला हुआ कि उन्होंने नाअहल करार दे दिया किसी को। तो यानी कि जो अदालतों का काम है या किसी और का काम है, तो वो यानी कि और इस किस्म के केस लगे हुए हैं। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस लगे हुए हैं। और जो जैसे कि कोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है, कोर्ट्स के अंदर चल रहा है कि इलेक्शन कब हों, लाजमी हों, इस डेट से पहले हों, इसके बाद हों, इलेक्शन कमीशन सारे, अटॉर्नी जनरल सारे वो वहाँ पे आ जाए, तो उनको वो दिया हुआ है। और जो इसी तरह अगर हम पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर उस किस्म के लोग बैठे हुए हैं कि जो जिसको पता ही नहीं है कि तालीम होती क्या, तो वो वज़ीर तालीम बन गया। जिसको पता ही नहीं ख़जाना होता क्या, वो वज़ीर ख़जाना बन गया। बड़े माहिर बने फिरते हैं। अब अगर आप इतने अच्छे वज़ीर ख़जाना होते हमारे सागडार साहब, तो वो आके अवाम को तो अपने उसमें लेते हैं ना, अपने उसमें क्या कहते हैं, एतमाद में। तो अवाम को तो वो जवाब नहीं दे सकते, यानी कि कोई किसी क्वेश्चन का उनके पास जवाब नहीं है। अभी IMF से हमने जो कर्जा $2 बिलियन जिसमें 1.2 मिल गया या मिलने वाला शायद, तो अब उसकी शराइत देखें। शराइत ऐसी हैं कि जैसे एक सख्त किस्म का बाप होता है ना, बच्चे को कहता है रात 9 बजे से पहले घर आना है, सुबह 9 बजे से पहले बाहर कहीं नहीं जाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, तुम्हें मैं लेके आऊँगा, लेके जाऊँगा, तो फ़लाँ से दोस्ती रखनी है, फ़लाँ से दोस्ती नहीं रखनी है। और इस किस्म की कड़ी शर्तें आपने दी हैं कि जैसे यानी कि पाकिस्तान, पूरे का पूरा पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम जो है ना वो गिरवी रख दिए हैं IMF के सामने। आपने बिजली का रेट को ऐसे से ऐसे करना है, आपने पेट्रोल के रेट को ऐसे से ऐसे करना है, आपने इस पे टैक्स लगाना है, इस पे नहीं लगाना है। और ये सारे काम जो उन्होंने दिए, पूरे का पूरा मसवदा ला के यहाँ पे रख के उसको उन्होंने आगे अवाम पे मुसल्लत कर दिया, और खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। आपने किया क्या है? आपने एक भीख मांगी है। आप तो सरखरू तो तब होंगे कि जब आप भीख मांगना छोड़ देंगे, और जब आप जो है अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे। आपने पाँव पे खुद खड़े होने का मतलब है कि अवाम को आपने अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। असल मकसद, असल बात यह कि ये चाहते नहीं है। जो हमारे बड़े हैं ना, जो हमारे स्टेक होल्डर हम इनको कह लें या उनका हमारे बड़े कह लें, हम जिनके पीछे हम चलते हैं, जिनके हाथ में वो
वो टांगे वाला नहीं होता, छांटा कहते हैं पंजाबी में उसको, छांटा होता है, चल कौम इधर चल, चल कौम इधर चल, वो रेवड़ को जैसे वो चला रहा होता है गधड़िया। तो हम वो जो है ना गधड़िया वगैरह वो चाहते नहीं हैं। अगर वो चाहेंगे कि हमारी अवाम अपने पाँव पे खड़ी होगी तो फिर इनके सिरे महल को कौन पूछेगा, फिर इनके रावण महल को कौन पूछेगा, एमिन फील्ड की कौन बात आजकल खामोश है, सारी चीज़ें खामोश हैं। ये वही करप्शन के केसेस हैं जिनके ऊपर 2022 में बड़ा शोर मचा हुआ था। रात को सुबह सवेरे हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना था, थोड़ी देर पहले वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अगर ये वाले हालात इस मुल्क में रहेंगे तो हम क्या अच्छी चीज़ का कैसे तस्वर कर सकते हैं कि पाकिस्तान कोई अच्छी तरफ जा सकता है। जब तक कि इन सब लोगों का एहतसाब नहीं होगा, सब लोग कटहरे में नहीं लाए जाएंगे। और लाने वालों को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको कटहरे में लाने वालों को ये सोचना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। जो अच्छा अभी अनवर भाई ने निशानदेही की कि ये मामलात हैं, अब जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुमकिन नहीं है कि हालात बेहतर हों। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ जब देखते हैं तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र नहीं आती, चाहे कोई भी जमात हो। वही तरीका सियासत है, वही तर्ज अमल है, वही सब कुछ है मामला, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। और यही हमारी खामियाँ और गलतियाँ हैं जिसकी निशानदेही हम करते आए, लेकिन इस समझने से इस चीज़ को कासिर थे। बहरहाल इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अभी ब्रेक छोटी सी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और गुफ्तगू हो रही थी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ फरमाएँ और न सिर्फ अच्छे तज्ज़ियाकार हैं बल्कि एक बड़े अच्छे शायर भी हैं। तो अभी इस हवाले से कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी जावेद भाई, सूरत हाल का तज्ज़िया अभी किया गया और ज़िम्मेदारी की बात की अनवर भाई ने बड़े अच्छे अंदाज़ में तमाम चीज़ों की निशानदेही और बड़े साफ़ अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि ये सूरत हाल है। आइन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सस्पेंड ही आप इसको समझिए, ये ना सोचिए कि अभी अपनी असल शक्ल में बहाल है। ज़ाहिर है कि जो उसके ऊपर आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसने आपको पाबंद जिन चीज़ों का किया है, अमल दरामद नहीं है तो आप उसको सस्पेंड समझिए। जी फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई। इसमें कुछ शक नहीं है कि आइन जो है एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है। बिल्कुल ठीक है। कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई शख्स, कोई पार्टी जब तक उसको इज्जत नहीं देगी उसको इज्जत नहीं मिल सकती। और हमारी तारीख जो है इस चीज़ की गवाह है। ठीक है। जिसने आइन को पामाल किया है उसकी अपनी इज्जत भी और उसकी नस्लें भी यहाँ पे पामाल हुई हैं और आज उनका कोई नाम भी नहीं लेता। अगर नाम लेता है तो लान तान के साथ नाम लेता है। नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि अभी बेहतरी की, अच्छाई की उम्मीद ख़त्म हो गई है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि एक हदीस है, यहाँ पे कोट करूँगा, आमालुकुम उम्मालुकुम, लोगों तुम पर तुम्हारे अमाल मुसल्लत किए जाते हैं, तुम पर तुम्हारे अमाल मुसल्लत किए जाते हैं। और इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, जो जिनको हम अपना बड़ा कहते हैं या हमारे लीडर हैं या हमारी क़यादत है, भले वो जुडिशरी में हो, भले वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, पॉलिटिक्स में हो, ये हमारा चेहरा है, हम में से चुनिंदा लोग हैं। ऐसे ही यानी आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि अगर बेईमान लोगों के वोट से ईमानदार शख्स जो है ना आपका लीडर बन के आ जाए। ठीक है। बाकी रही बात नाउमीदी की, तो कुरान पाक का इरशाद है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से हमें नाउमीद तो होना नहीं। ठीक है। और हमेशा ऐसा होता है तारीख के अंदर कि शर के अंदर से खैर भी निकल आती है और खैर से शर भी निकलती है। मौजूदा सिनेरियो में आपके सामने रशिया की मैं आपको मिसाल दूंगा। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है इंतहाई गरीब घराने से, मतवसत नहीं गरीब तरीन घराने में जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो मौजूदा हालात में बाहर जाते थे, गलियों में जाते थे तो उनको लड़के मारते थे। ऐसा ही है। और कमज़ोर थे और घर ऐसा था जिस एक कमरे का घर था, उसकी हालत ये थी कि उसका अपना वाशरूम नहीं था। मोहल्ले का कंबाइन वाशरूम इस्तेमाल करने वाला पुतिन जो है उस घर में जन्म लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब एक नाउमीदी की सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसके अंदर से अच्छाई नहीं है, वो बच्चा बाहर जाता है उसको लड़के मारते हैं और उनका आगे से जवाब नहीं दे सकता। घर पे आके वो गुस्सा चूहों पे निकालता है, अपने घर के अंदर से जहाँ चूहा मिलता है वो लड़कों का गुस्सा आके चूहों पे उतार देता है।
अब वो लड़का, वो कमज़ोर लड़का जो है आज दुनिया का एक न्यू वर्ल्ड आर्डर देने जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त वर्ल्ड पावर है वो उसके ऊपर हमला करते हुए या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए घबरा रही है, मोहतात है। जी। बाकी रही बात नाउमीदी की, तो मैं कुछ अशार में उसको बयान करूंगा कि आंखों को पुरनम नहीं करना, वाह, आंखों को पुरनम नहीं करना, नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना, हद से ज्यादा गम बहुत नहीं अच्छा। करना। आंखों को पुरनम नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना, और तलखी से हालात की डर कर, तलखी से हालात की डर कर सर को अपने खम नहीं करना, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर को अच्छी बात अपने है। खम हालात नहीं की बड़ी करना, अच्छी अक्कासी की। और दम घुटता हो तो भी हरगिज, वाह, जो अभी घुटना में महसूस हो रही है। दम घुटता हो तो भी हरगिज खुद को तुम बेदम नहीं करना, वाह जी वाह। माशा खुद को तुम बेदम नहीं बेदम करना। नहीं करना। और एक बीच में आ गया कि हो जाए जो प्यार किसी से, वाह, हो इन जाए हालात जो में भी प्यार किसी से, उसमें खुद को जम नहीं करना, जम नहीं करना। क्या कहने हैं। वाह वाह, जम कर बहुत देंगे खूब, बहुत खूब। तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पतली गली से निकल जी जाए। जी। और लेकिन अब आगे आइए, जो अभी सिनेरियो है मौजूदा सूरत हाल बहुत में कि अच्छा है। कम ज़र्फ़ों की महफिल में, आए हाय हाय हाय, कम ज़र्फ़ों की महफिल में महफिल रुतबा अपना कम नहीं कम करना, नहीं करना। वाह कम वाह, ज़र्फ़ों की महफिल में रुतबा अपना कम नहीं करना। और जब आपके अरमान कत्ल पे अरमानों के अपने, वाह, कत्ल पे अरमानों के अपने, देखो तुम मातम नहीं करना। मातम नहीं। अभी मैंने प्यूटिन की मिसाल दी जी, आपको, जी, जी, देखो तुम, अगर वो भी रो पीट के बैठ जाता, कत्ल पे अरमानों के अपने, देखो तुम मातम नहीं करना, और शर्मिंदा अल्फाज से अपने, शर्मिंदा अल्फाज से अपने तुम इब्ने आदम नहीं करना। वाह जी वाह। हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी, वो हमारे अल्फाज हैं। अल्फाज हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, एक अच्छी मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट, अच्छा अच्छी बात। लफ्ज दे सकते हैं, बहुत और अच्छी बात। उम्मीद की उसको जो ना किरण दे सकते हैं, बहुत अच्छे। और आने वाले कल की चिंता। हाँ हाँ, यासर भाई, बहुत खूब आने है। वाले कल की चिंता करना पर पैहम नहीं करना, वाह जी वाह, करना पर पैहम नहीं करना। और झूठ का चर्चा आम भी हो तो, वाह झूठ का चर्चा आम भी हो तो समझौता ताहम नहीं करना, वाह वाह, हक बोलते रहना, बहुत, समझौता ताहम बहुत नहीं अच्छी बात करना। और शिकवा तुम हालात से अपने, शिकवा तुम हालात से अपने, शिकवा तुम हालात से अपने हरगिज भी माहम नहीं करना, माहम नहीं करना। हरगिज वाह, भी वाह, माहम नहीं करना। देखो हक और बातिल को, वाह, हक और बातिल को, देखो हक और बातिल को, जावेद कही कभी बाहम नहीं करना, माहम नहीं करना। वाह जावेद कभी बाहम नहीं करना। देखो हक और बातिल को, वाह। जावेद कभी बाहम नहीं बाहम करना। नहीं करना। आंखों को पुरनम नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना। क्या कहने हैं। बहुत बहुत ये सब बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात, उम्मीद बड़ी की अच्छी किरण बात दी है। बहुत बहुत अच्छी बात। और यकीन करें कि कुछ चीज़ें, ये जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है, जैसे भी बात हो रही थी कि आप छोटी सी एक बात कह सकते हैं, और यकीन करें इस घुटन ज़्यादा माहौल में बहुत ज़्यादा नाउमीदी पैदा हो चुकी है। और हम जैसे लोग अब मीडिया पे बैठ के भी इस तरह की बातें करते हैं और बरमला इसका इजहार करते हैं, क्योंकि वो जो रोशनी थी बिल्कुल मधम हो चुकी है। लेकिन ये बात, जैसे भी आपने अशार में इन तमाम चीज़ों की अक्कासी की है, यकीनन कि उम्मीद रखनी तो बहरहाल है, पैवस्ता शजर से उम्मीद बाहर रख, उम्मीदें बाहर है, तो वो रखनी बहरहाल ज़रूरी है। लेकिन फ़िक्रमंद इसलिए होते हैं कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मामला को बेहतर तौर पे चला सकें। अब हम ये सोचते हैं कि क्यों इस बात का उनको अभी तक इदराक नहीं हो रहा, मामले की हसासियत को क्यों नहीं समझ रहा है, जितने भी इदारे हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे है कि ये वो जो हम हमेशा से सुनते आए ना, एक बड़े नाजुक दौर से गुजर है, तो वाक़तन नाजुक दौर से तो गुजर रहे हैं, लेकिन ये सारा वक्त तो इसके ऊपर मामलात को नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए आपको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, एक बड़े अहम इदारे के सरबराह के सामने बैठे थे, वो रिटायरमेंट के बाद इतनी मोटी एक किताब लिखते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाती, इदारा ठीक हो जाता। तो मैं उनसे बारहा ये सवाल करता हूँ कि जब आप इदारे के सरबराह थे, कुल इख्तियार आपके पास था, क्यों आपने कुछ नहीं किया, जबकि आप कर सकते थे? आज आप बैठ के शिकवे शिकायत ही कर रहे हैं। यही हाल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगह जहाँ भी नज़र डालते हैं, यही सूरत हाल है। जी अनवर भाई, इसमें चाहूँगा इजाफा कीजिएगा। इसमें देखें, आपने जो ये बात की है, इसको अगर दूसरी सिनेरियो में लिया जाए तो जैसे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है 5वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है कि जिनमें इम्प्रूवमेंट
की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है जिसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और फिर जब वो अथॉरिटी में आता है, वज़ीर तालीम बन जाता है, सेक्रेटरी तालीम बन जाता है, कोई और शोबा तालीम में किसी अहम ओहदे पे होता है, या प्रिंसिपल बन जाता है, या मास्टर बन जाता है स्कूल का जो भी, तो वो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करे, उनमें तरमीम लाए, उनको सही करने की कोशिश करे। ये तरीका तो बिल्कुल सही है। होता ये है कि इसके उल्ट जो आपने बात की, बिल्कुल इसके उल्ट होता है कि जब वो प्रिंसिपल साहब, वो उस्ताद साहब, या उसके बाद महकमा तालीम के अफसरान साहब, या वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम, जब ये रिटायर हो जाते हैं और बिल्कुल करने को कुछ नहीं होता, तो फिर किताब लिखते हैं कि जी तालीम में ये चीज़ डालनी चाहिए, ये चीज़ निकालनी चाहिए, जब उनकी सुनता कोई नहीं है ना, वो किसी उसमें कैपेसिटी में होते ही नहीं है ना। जो बंदे रिटायर हो जाए बस रिटायर हो जाएगा, पेंशन उनकी जो पेंशन है वो सबसे बड़ी, वही उनकी सरबराह है, तो वही उनकी सुनती है, तो वही उसकी सुनते हैं, पेंशन के अलावा और कुछ नहीं है, अगर पेंशन वाले रिटायर है तो जी। और जिस वक्त ये इन होते हैं ना, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, कोई भी महकमा है, जब ये लोग इन होते हैं तो उस वक्त फिर ये उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त उनकी तवज्जो अपने वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं और अपने उसके हिसाब से होती हैं, उनकी होती हैं। फिर वो अच्छा उस वक्त इनके पास सारे इख्तियारात होते हैं करने के, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक चैनल से होती हैं। मसलन एक ब्यूरोक्रेसी में अगर नाम लें तो कोई एसओ से, डिप्टी सेक्रेटरी से शुरू होकर चीफ सेक्रेटरी तक होती हैं। जुडिशरी में बात करें तो कई नीचे से, बहुत निचले लेवल से, जो भी उनका लेवल होता है, बैलिफ कहते हैं, ये जो भी कहते हैं निचला लेवल, वहाँ से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब सीनियर जज किसी तक करने की होती है, रजिस्ट्रार तक करने की होती है, तो वो उस वक्त वो नहीं सोचते। उस वक्त कहते हैं यार चल रहा था चलने दो, मैं क्यों उसका मामले में पढ़ूँ, मैं इसकी बजाय, क्योंकि वो पेन नहीं लेते, वो उन चीज़ों को अपना नहीं समझते। उस वक्त तकरीबन जितने भी लोग हैं ना, सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह पाक ने बस एक पेट लगाया हुआ सारा, तो वो सिर्फ इस चीज़ को कि हमारी आमदन हो रही है, हमारी तनख्वाहें आ रही हैं, हमारे लॉन्सेज आ रहे हैं, हमारी इनकम जिस तरीके की भी है, वो जायज़ की बात कर रहा हूँ, आ रही है, वो उस पर ज़्यादा फोकस होता है बनिस्बत उसके। फिर वो जब और ज़्यादा सीनियरिटी आ जाती है ना इन तमाम गवर्नमेंट के लोगों के अंदर, जब जितने सीनियर हो जाते हैं, तो फिर उनकी सोच में एक चीज़ और आ जाती है कि रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिलना है। गोल्डन हैंड शेक के लिए पेंशन, ग्रेजुएटी, कोई प्लाट, कोई मकान, कोई हाउसिंग सोसाइटी, ये वो, तो उनके जहनों में ये चीज़ें ज़्यादा घूम रही होती हैं बनिस्बत अपने ही अदारे के, अपने ही तरह के लोगों की वेलफेयर। एक अफसर जो 17वें स्केल में गया था, अब वो 22वें 23वें में जाके वो अभी रिटायरमेंट के, वो 17वें वाले के बारे में अब नहीं सोच रहा, ऐसा ही, क्योंकि वो खुद वहाँ पे नहीं है ना। जबकि वो खुद वहाँ पे जब था, उसको पता था कि क्या क्या तकालीफ हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं। और जब जो भी ऑफिसर जो अपने बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे होता है, कि अपने सब ऑर्डिनेट जो उसके नीचे वाले हैं, उनकी तकालीफ का ज़्यादा पता होता है। और जैसे जैसे उसका रैंक ओहदा वगैरह बढ़ता जाता है, तो नीचे वालों को ज़्यादा जानना शुरू कर जाता है। नीचे वालों के जो समाजी मामलात हैं और इस किस्म के जो उनके महकमाना मामलात हैं, वो ज़्यादा समझना शुरू कर देता है। मगर होते हैं अल्लाह के बंदे बहुत बीच में अच्छे आ जाते हैं, कभी कभी ना कोई एक दाना आ जाता है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बट उनका जो टन्योर होता है हर एक का थोड़ा होता है, कोई 2 साल 3 साल 5 साल, ये परमानेंट तो कोई इदारे में कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो हटते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरे जहन वाला, वो कहता है ख़त्म करो यार, ये टा दो सारा, कोई नवे सिरे तो करांगे, पर नवे सिरे से होता कुछ भी नहीं होता। जो साहब ये बात तो हम काफ़ी इस चीज़ का तस्करा करते आए। अब ये एक आम मसाइल में से, जितने भी बुनियादी मसाइल में एक मसला है कि अब जो भी पिछली हुकूमत आएगी गई है, उसके सारे फैसलों को जो है वो सेट असाइड करेंगे, नई पॉलिसी लेकर आएंगे, फिर से मामला चलाएंगे। इदारों के अंदर भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जैसा भी तस्करा किया अनवर भाई ने। अब ये फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि मामलात को कैसे ठीक किया जाएगा, सिस्टमेटिक कैसे बनाया जाएगा? अब कोर्ट की बात करूँगा तो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है। हमारे अपनी फैकल्टी के लोग हैं जो केसेस पेंडिंग हैं, ज़ेर अल्तवा जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया में इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है, सबसे पहले यकीनी बनाते हैं कि जो कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग ना रहे, क्योंकि अगर वो पेंडिंग रहेगा तो फिर वो आपके पूरा जुडिशरी का जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देगा।
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कंसिडरेशन में ये चीज़ नहीं है। फरमाइए। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है यासिर भाई कि मामलात को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कोट करूँगा, मौला अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि रियासत जुल्म में कायम रह सकती है, ना इंसाफी पे नहीं, कुफ्र में कायम रह सकती है, कुफ्र पे जुल्म रह में नहीं रह सकती है, सकती। बिल्कुल ऐसा ही। कि रियासत जो है वो जुल्म में कुफ्र में कायम रह सकती है, जुल्म में नहीं रह सकती। ना इंसाफी में, जुल्म से मुराद ना इंसाफी है। एक और वाक़या कोट करता हूँ, चर्चिल जब दूसरी जंग अजीम के दौरान उनसे सवाल किया गया था कि क्या हम सर्वाइव कर जाएंगे, हम फाते होंगे या मफ्तू होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी ये अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो फिर हमें कुछ नहीं होता। कितना सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अब भी हालात को बेहतर करने का वाहिद हल यही है, इंसाफ को लागू कर दिया जाए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन जो मैं अपना ज़ाती नज़रिया है मेरा, दोस्तों को बाकी लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है कि जो जज तनख्वाह लेता है, जिसको अपनी ACR का डर है, जिसके अपने TADA या उसको अपनी जो ना वो उसका वो है, बिल्कुल ठीक है, इंसाफ नहीं कर सकता। कुछ भी करे वो इंसाफ नहीं कर सकता। जिसने डायरेक्शन पे चलना है, हमारे सामने कई भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। अरशद मलिक साहब थे, बकार सेठ साहब थे, सब ने अपने अपने फैसले किए, जिसने जो फैसला किया उसका हालांकि अंजाम एक ही जैसा हुआ। ऐसा ही। तो इस पे भी कलाम है मेरा, ज़रूर ज़रूर हालात हाजरा पे बिल्कुल, ज़रूर कि इंसाफ के लगते हैं यहाँ बोल नुमायां। वाह, इंसाफ के लगते हैं यहाँ बोल नुमायां, काजी के तराजू में है जोल नुमायां, काजी के तराजू में है जोल नुमायां, और शीरीनी लिए मुंह में लहजों के खिलाड़ी, मुंह की मिठास, शीरीनी लिए मुंह में लहजों के खिलाड़ी, जीवन में जहर देते हैं घोल नुमायां। ऐसे लहजों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है, और खिदमत में खुदाई के जो नाम मिटा दें, खिदमत में खुदाई की जो नाम मिटा दें, तारीख में रहते हैं वो अनमोल नुमायां, तारीख में रहते हैं वो अनमोल नुमायां। अल्लाह के फजल से हमारे पास ईदी साहब थे, इस तरह के और भी नाम है। और अपने जो खुले राज तो चीख पड़े वो, अब आपने खुद समझना कि वो कौन है। अपने जो खुले राज तो चीख पड़े वो, औरों के जो करते रहे पोल नुमायां। आपने खुद नतीजा निकालना है कि कौन है वो। अपने जो खुले राज क्या कहने तो चीख पड़े वो, औरों के जो करते रहे पोल नुमायां, और महशर में मुनाफिक का मुकद्दर है जलालत, महशर में मुनाफिक का मुकद्दर है जलालत, बजता है जमाने में भी डोल नुमायां, बजता है जमाने में भी डोल नुमायां, और खुददार जमाने में वो कहला नहीं सकता। ये कौन है अब आप बताइएगा। खुददार जमाने में वो कहला नहीं सकता, रखता है जो हाथ में कशकोल नुमायां, रखता है जो हाथ में कशकोल नुमायां, हैं आज भी दस्तो गिरे बान मुसलसल। ये भी हालात हाजरा पे बिल्कुल ऐसा ही हैं, आज भी दस्तो गिरे बान मुसलसल, रूमी भी हैं तातार भी मंगोल नुमायां, रूमी भी हैं तातार भी मंगोल नुमायां, और जैसे नजर आते हैं ये वैसे नहीं होते, जैसे नजर आते हैं ये वैसे नहीं होते, सीधा जो पढ़ो लोग तो है गोल नुमायां, सीधा जो पढ़ो लोग तो है गोल नुमायां, और यारों को है जावेद से इतना सा गिला के, यारों को है जावेद से इतना सा गिला के, देता है खरी बात ये बोल नुमायां, देता है खरी बात ये बोल नुमायां, और इंसाफ के लगते हैं यहाँ बोल नुमायां, काजी के तराजू में है झोल नुमायां। क्या कहने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। आपने कही यकीनन बड़ी तल्ख बात है, लेकिन वो जैसे शायद कहता है बात तो सच है पर बात है रसूल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके हमें सामना करना पड़ेगा। यकीनन बैक वक्त ये बड़ी तल्ख बात भी है और बड़ी शीरी बात भी है, समझने वालों के लिए इशारा इसमें है। और यही इस वक्त आपसे तकाजा कर रहा है, ये मुश्किल फ़ैसले जिसको हम कहते हैं। अच्छा, मुश्किल फ़ैसलों की जब बात करते हैं तो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो जैसे ही डार साहब टीवी के ऊपर आते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे ही वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुश्किल फ़ैसले। तो मुश्किल फ़ैसला वो आवाम के हिस्से में ही आना होता है, जो बेचारा पहले से पिसा हुआ है, उसी के हिस्से पे मज़ीद एक ईंट लाकर उसके ऊपर रख दी जाती है, सीने के ऊपर एक बार बड़ी सी। ये है मुश्किल फ़ैसला। वो मुश्किल फ़ैसला नहीं है जिसका भी तकाजा हालात कर रहे हैं। तो हम लोग शायद इतने दूरअंदेश लोग नहीं हैं। और बड़ी अजीब बात है, बड़े अजीब इत्तेफाक है कि ये अगर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग पार्लियामान में बैठे हुए हैं, इनके अपने ज़ाती बिजनेसेस, कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ कर रहे हैं,
और खैर और भी बहुत सारे मामलात हैं, आप तस्करा करेंगे तो लोग समझेंगे शायद किसी एक शख्सियत की बात हो रही है कि जिसके पास हवाई जहाज़ का मामलात हैं, जब वो अपनी ज़ाती एयरलाइन चलाता है तो शानदार वो चल रही होती है, बैक वक्त उसको ही अगर कौमी इदारे का अगर वो जिम्मेदारी दे दी जाए तो नुकसानात का एक काम लग जाता है। अनुरा, ये कुल किस्सा है आपके सामने है। आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा कि नज़र रखें हालात के ऊपर, और अगर हो जाते हैं इंतखाबात वगैरह तो देखें सूरत हाल बेहतर हो सकती है। क्या इन हालात में भी ऐसा मुमकिन नज़र आता है? वो जी लामा इकबाल का जो शेर है ना कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। चल आपने इकबाल के हिस्से में डाला, कोई बात नहीं। आप नहीं, इसका नहीं है भाई शेर सुनाइए आप। जी जी। तो ये शेर था, तो उम्मीद बहार हमें रखनी चाहिए। और दुनिया का जो अज़ल से हम हिस्ट्री देखते सुनते पढ़ते आए हैं, अज़ल से किसी की भी, न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि मुसलमानों की हिस्ट्री 1500 साल पुरानी है और हज़ारों साल पुरानी इंसान की जो तारीख़ है, उस तारीख़ में ये चीज़ आया है कि हर रूज को ज़वाल आया है, हर ज़वाल को उरूज गया है, और हर बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त आया। अच्छा वक्त उसकी बुरे वक्त की थोड़ा टाइम स्पेन पीरियड ज़्यादा या कम हो गया है, मगर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आया है। तो उस उम्मीद को अगर हम अपने साथ लेके चलते हैं, इंतज़ार में रहते हैं, फ़र्ज़ करो अल्लाह ना करे कि हमारे दौर में नहीं, हमारे बच्चों के दौर में, हमारे बच्चों के दौर में नहीं तो उनके बच्चों के दौर में अच्छा वक्त लाजमी आएगा। हमें उसका एक तो इंतज़ार करना है, मगर वो सिर्फ इंतज़ार नहीं करना, उसके लिए हमने मेहनत करनी है, स्ट्रगल, कोशिश, जदोजहद हमें ये लाजमी करनी पड़ेगी। उसके लिए ये स्ट्रगल जो है ना, पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है, इस पूरी अवाम को करनी पड़ेगी। इसमें सबको साथ शामिल होना पड़ेगा, और इसके साथ शामिल होने के लिए वो लोग भी तैयार होंगे। अगर इसका बीड़ा उठाया जाए, इसके साथ शामिल होने के वो लोग भी हमारे पास ये लाजमी वो लोग आएंगे जो इस मुल्क के करता धरता हैं, जिनके ख़िलाफ़ अभी हम बोल रहे हैं। वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारी बड़ी छोटी तमाम लेवल की अदलिया हो, चाहे इसके अलावा जो हमारे बिग बिजनेसमैन जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, अतः के NGOs जो हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, और सारे के सारे उसमें आने, पाकिस्तान की अच्छाई की तरफ आने की सोचेंगे कि इसको हम उस उम्मीद के लिए अगर उठाया जाए बीड़ा ना। अब मसला ये है कि ये सिलसिला करेगा कौन जी? पहले हमने एक तरफ नज़र लगा दी कि जी एक पार्टी जो इमर्जिंग पार्टी थी 2018 में हुकूमत में भी आ गई, हमने उसकी तरफ देखते थे। उससे पहले हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ देखते थे। उसके अलावा हमें इक्का दुक्का बीच में कोई छोटे लीडर ऐसे आ गए, उनकी तरफ हम देखते थे। अगर लोकल लेवल पे देखें, कराची के लेवल पे या सिंध हैदराबाद या खैबर पख्तूनख्वा में जैसे पश्तून लीडर थे, बलूचिस्तान में जिस तरह के लीडर थे, तो हम उनको देखते थे कि ये आएंगे, मगर वो डाई डाउन हो गए मामले कि उनके साथ सारे खड़े ना हो सके ड्यू टू ऐसी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई कि जो अपनी वो पटड़ी से हट गए। जो उनका मोटो था, जो उनका मिशन था, जो उनका एम था, जिसको वो लेके चलना चाहते थे, जिसके मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, उससे वो हट गए। अगर ये कोई भी बंदा, एक बंदा भी उठ के खड़ा हो जाए ना, इस मिशन को लेके चलेगा ना, तो इस पाकिस्तान में तमाम चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी सही हो जाएंगी और हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। जावेद भाई, अब ये फरमाइएगा कि अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी प्रोग्राम के दरमियान भी और उससे पहले भी, कि आपको एक सिस्टम वज़ा करना पड़ेगा, कोई एक निज़ाम आपको लाना पड़ेगा। अभी तक बड़ी अजीब बात है कि सारी बातें हो गई हैं, लेकिन हमें आज तक ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा निज़ाम लेके चलेंगे। तो दुनिया में अगर कोई एक भी निज़ाम राइज हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का हो या प्योर वहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, या प्योर वहाँ पर अगर जो है मोनार्क्स हो, या कोई भी अगर थियोक्रेसी हो, कोई भी सिस्टम हो, तो वो काम कर जाएगा। लेकिन हमारे केस में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रही है। सबसे पहले इस चीज़ का तयन हमें बैठ कर करना होगा। शायद लगता है कि नाम दे आगे तो हमने डेमोक्रेसी
बहुत सारी जमातों ने अपना नाम जो है वो आगे उसके डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक लगा रखा है, लेकिन नतीजा उसका क्या है वो हमारे सामने। फरमाइए ये कैसे मुमकिन है? सर भाई आपका सवाल जो है ज़रा सेंसिटिव है। जी निज़ाम तो हमारे यहाँ जो है, अभी मैंने पहले भी आपने सवाल किया था, मैंने आपको पहले भी जवाब यही दिया था कि हमारे यहाँ एक आइन है, जी उस आइन ही के मुताबिक चलना है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम आइन को पढ़ते हैं थॉरोली तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि लिखने वाले ने और उसके ऑथर ने उसके अंदर मोती परोए हुए हैं। जी अब ये हमारा आइन जो है ये हमें इस्लाम के ऊपर पाबंदी रखता है। बिल्कुल ठीक है। हमारा आइन जो है दुनिया के साथ जो जदीद दुनिया के तकाजे हैं उनके मुताबिक भी हमें space लेके भी चलने देता की है। सलाहियत रखता है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा आइन कमज़ोर है या हमारे पास सिस्टम नहीं, सिस्टम तो हमारे पास है, अब उसको अप्लाई कैसे करें, ऑनर नहीं कर रहे हैं उसको चलाना कैसे है। अब मामला तो चलाने का है। बिल्कुल ठीक है। चलाएगा कौन? चलाएगा वही जो चलाता आ रहा है, और वो ज़ाहिर है चलाने वाला अपने हिसाब से चलाएगा, बिल्कुल ठीक है। जैसे उसको मुनासिब लगेगा, जैसे उसको अच्छा लगेगा उसी हिसाब से चलाएगा। बाकी एक ये बात हकीकत है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुल्क चल रहे हैं वो दुनिया की एजेंसियाँ ही चला रही हैं, ठीक है। चाहे वो जमहूरियत है, चाहे वो आमरीयत है। ठीक है। आप अगर रशिया देख लें वहाँ पे प्यूटिन है, वो अपने हिसाब से चला रहा है। अमेरिका देख लें वहाँ पे भी सो कॉल्ड जमहूरियत है, चलाने वाले ही चला रहे हैं, और हमारा सिस्टम भी इसी तरह चलेगा जैसे चलता आ रहा है। ठीक है। और आइन जो है वो हमारे पास है, बेहतरीन लाया अमल है, उसी को अगर फॉलो कर लिया जाए तो हम उस पर चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की इस वक्त, हमारे मुआशरे की, जी ऐसे वक्त पे जब कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं है, कोई प्राइस लिस्ट, प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई इदारा है सही, जिस तरह है ना, बिल्कुल ठीक है। मौलवी है, मौलवी नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो चीज़ें पढ़ाने की है वो नहीं पढ़ा रहा, जी जो बताने की चीज़ें वो नहीं बता रहा। इसी तरह आपके मतलब पूरे मुआशरे के अंदर दुकान पे जाओगे आप, सुबह जाओगे और रेट, दोपहर में जाओगे और रेट, शाम को जाओ तक और कुछ, और अगर आप सिर्फ शॉप चेंज कर लोगे तो भी रेट, और बिल्कुल ऐसा ही। प्लेसेस चेंज कर लेंगे आपको फिर भी और रेट मिलेंगे, और आगे वाला इतने धड़ल्ले से आपको जवाब देता है कि आपको वो महसूस होता है कि मैं इसको क्या जवाब दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है, जी। हमारे ऊपर जो हुकूमत है, उसका कुछ मैंने नक्शा खींचा है अपने अल्फाज में जरूर बताइए। कि राज जुल्मत का कायम है वाह, घर घर तलक। ऐसा ही है। राज जुल्मत का कायम है घर घर तलक, जबर पहुंचा है अब तो हर एक सर तलक। ऐसा ही। जबर पहुंचा है अब तो हर एक सर तलक, और इससे बढ़कर क़यामत भला होगी क्या, क्या? इससे बढ़कर क़यामत भला होगी क्या, गैर महफूज है घर में नौबर तलक। है बहन बेटी, ऐसा ही। गैर महफूज है घर में नौबर तलक, अहले दानिश जगाएंगे कब कौम को। बिल्कुल, बहुत अहले दानिश जगाएंगे कब कौम को, आब पहुंचा है पाँव से अब सर तलक। क्या कहने, वाह। आब पहुंचा है पाँव से अब सर तलक, और जेब खाली थी फाका कशी जोर पर। वाह, जेब खाली थी फाका कशी जोर पर, कैसे पहुंचा वो होगा भला घर तलक। ये मजदूर की अक्कासी है, कैसे पहुंचा वो होगा भला घर तलक। और अभी कुछ दिन पहले एक बुकला की हड़ताल के दौरान एक वकील का इंतकाल हो गया था, जज के दरवाजे के आगे, तो मर गया एक सवाली तड़प के मगर, मर गया एक सवाली तड़प के मगर, उठ के मुंसिफ तो आया नहीं दर तलक, उठ के मुंसिफ तो आया नहीं दर तलक, कौन किस मोड़ पर किसके हाथों मरे, कौन किस मोड़ पर किसके हाथों मरे, कौन किस मोड़ पर किसके हाथों मरे, वहम से बढ़ के है बात अब डर तलक, वहम से बढ़ के है बात अब डर तलक, और जुल्म की बू है दुनिया में फैली हुई, ठीक, जुल्म की बू है दुनिया में फैली हुई, इस हवा में भी है बहर से बरतलक। जाना है वक्फे वगैरह पे? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, जुल्म की बू है दुनिया में फैली हुई, इस हवा में भी है बहर से बरतलक, और जो भी आमिर मुसल्लत हुआ, जो भी आमिर मुसल्लत जहां पर हुआ, जो भी आमिर मुसल्लत जहां पर हुआ, खैर से चल के पहुंचा सदा शर तलक। खैर से चलता है कि मैं अपनी कौम की बेहतरी के लिए जा रहा हूँ, खैर से चल के पहुंचा सदा शर तलक। ए खुदा रह गवा तेरी मखलूक का, ए खुदा रह गवा तेरी मखलूक का, इस जमी पर नहीं कोई निर्भर तलक, इस जमी पर नहीं कोई निर्भर तलक, और आरजी शान शौकत जमाने की है, आरजी शान शौकत जमाने की है,
खबर पहुंचा दे कोई ये सर बर तलक, वाह, मुख्तसर हल्कों बिल्कुल तक, सही। खबर पहुंचा दे कोई ये सर बर तलक, और ना जला आशियां मान जावेद की, वाह, ना जला आशियां मान जावेद की, आखिरश तुझको आना है फिर घर तलक, घर तलक। वाह, वाह, आखिरश वाह। तुझको आना है फिर घर तलक, राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक, वाह, जबर पहुंचा है अब तो हर एक सर तलक। सर तलक, क्या कहने, बहुत खूब जनाब जावेद इकबाल साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही, और यकीनन इसमें बहुत सारे ऐसे पैगाम थे जिनको समझने की अब ज़रूरत है, और शायद ये अब नागुज़ीर हो चला है कि इनको अब वाक़अतन इन मामलात को समझा जाए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बहुत खूबसूरत अशार आपने पेश किए। जनाब हमारे मौजूद मेहमान अनवर खुर्शीद साहब, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो दूसरा सिलसिला है प्रोग्राम का वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।